इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत देश की एक ऑयल जाइंट कंपनी, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी और हमारे जो भारतवर्ष है उसके ऑयल और एनर्जी सिक्योरिटी का दारोमदार संभालने वाली कंपनी है। बहुत सारे हमारे जो गेट के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए ये एक ड्रीम जॉब होती है और जब IOCL का नोटिफिकेशन आता है तो हमारे जो टॉप रैंकर्स हैं उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं एक स्माइल आ जाती है और एक उम्मीद रहती है कि इंडियन ऑयल में काम करने का मौका मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम वेरी डिसेंट, वेरी हाई पैकेज, इंडियन ऑयल गिव्स यू अ रिकॉग्निशन, क्योंकि ये लोगों के घरों तक LPG के सिलेंडर के फॉर्म में जुड़ी हुई है। ये आपको अपने किसी भी आसपास के क्षेत्र में पेट्रोल पंप के रूप में दिखाई देगी और बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहां ये प्रत्यक्ष रूप से इंडियन ऑयल आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपके जीवन का कहीं ना कहीं हिस्सा है। और इनफैक्ट इंडियन ऑयल की प्रिपरेशन के बारे में हम बहुत विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं और इन सब बातों को हम आपको बताएंगे कि क्या बातें आपको ध्यान रखनी है इंडियन ऑयल के जब आपको कॉल आता है और आप इंडियन ऑयल के ऑफिस में जाते हो। इंडियन ऑयल में आप अपना ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क या पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करते हो तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। वेलकम टू वन स्टॉप गाइडेंस एपिसोड 4। मेरा नाम अमरिंदर सिंह है और हमारे साथ एज यूजुअल वरुण पाठक सर हैं। नमस्कार एवरीवन। सो वन स्टॉप गाइडेंस में ऑलरेडी मैंने एपिसोड 4 इसलिए बोला क्योंकि ऑलरेडी हम एपिसोड्स 3 कर चुके हैं। इससे पहले HPCL का किया था, उससे पहले हमने ISRO का भी किया हुआ है, हमने बार्क NPCL का भी किया हुआ है। सर, मेरे साथ साथ आपका भी स्वागत है और इन सब का भी स्वागत है इस पूरे डिस्कशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले सर, एज एन एस्पिरेंट, अगर मैं एक एस्पिरेंट की तरह आपसे सवाल पूछूं तो मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे कॉल आएगा, ये उम्मीद जग रही है, तो कितनी रैंक तक कॉल आने की संभावना है? लगभग मैं क्या एक्सपेक्ट करूं पिछले जो कॉल्स आई हैं उनके बेसिस पे? और दूसरा सवाल इसके आगे मेरा ये होगा कि चलो अगर कॉल आ गया तो फिर मैं तैयारी कैसे करूं? सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में कुछ भी आपके साथ वार्तालाप शुरू करने से पहले आज मैं अमरिंदर सर को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन यू हैव गिवन एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। बिकॉज जैसा आप लोग जानते हो और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि हमारे सारे के सारे वीडियो नॉन एडिटेड फॉर्म में आपके पास तक आते हैं। हम लोग बिल्कुल भी एडिटिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक नेचुरल फ्लो में, एक नेचुरल आवेश में। तो उसके हिसाब से आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट अमरिंदर सर टुडे फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो सर, IOCL जैसा आपने बोला एक ड्रीम महारत्ना कंपनी है और गेट के जो एस्पिरेंट्स रहते हैं उनको ना बड़ा शिद्दत से इंतज़ार रहता है हर साल का कि IOCL का कब नोटिफिकेशन आएगा, कब इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे, और ख़ासकर हमारे जो गेट में टॉपर स्टूडेंट्स हैं। बिकॉज देखिए, चर्चाओं की शुरुआत यहीं से करते हैं। बिकॉज IOCL जैसा कि आप पीछे देख ही सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एंड मेटलर्जी, इन सारे ब्रांचों के बच्चों के लिए इस साल नोटिफिकेशन आया है दैट देयर विल बी सी। लेकिन सर, गौर फरमाने वाली बात यह है कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो अनडिस्क्लोज्ड है। Right. तो जो फॉर्म या नोटिफिकेशन इस साल का है उसमें कहीं से भी मेंशन नहीं है और आप कहीं से भी पता नहीं कर सकते हो कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज इस साल हैं। बट गोइंग बाय द पास्ट डेटा, इन सारी ब्रांचेस में से सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन की रहती हैं। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग डोमेन की भी अच्छी खासी
हम एक बारी संवाद जो हमारा एक सेशन चल रहा है उसमें लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर ही रहा था कि केमिकल इंजीनियरिंग बड़ी छुपी रुस्तम सी ब्रांच है और जितनी भी ये ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इनमें मतलब केमिकल इंजीनियर्स का बहुत बड़ा मतलब वैकेंसीज रहती हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज रहती है। उसके अलावा सिविल की भी कुछ सीटें रहेंगी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ईसी, आईएन एंड मेटलर्जी, लेकिन मैकेनिकल और केमिकल के अनुपात में कम रहेंगे। गोइंग बाय द प्रीवियस डेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये बात कि लगभग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 150 प्लस वैकेंसीज जनरली, जो कि एक रहा है रुझान, इतनी लगभग रहती हैं सीटें। अच्छा सर, एक बात अगर हम देखें, जैसे HPCL का इस बार जो नोटिफिकेशन आया है, दे हैव मेंशन्ड देयर सीट्स, तो 93 सीट्स है मैकेनिकल की। अब यही अगर हम HPCL के पिछले नोटिफिकेशन को देखें जो उन्होंने रिक्रूटमेंट किया था, लगभग जहां तक मुझे याद है 50 समथिंग और 57 ये के आप आसपास मैकेनिकल की सीटों मैकेनिकल की सीट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप इसी प्रोपोर्शन में देखो तो जो इंडियन ऑयल है उसका जो साइज है वो HPCL के दुगने से भी ज्यादा है। सर आप एक्चुअली मुझे बता रहे थे, बिकॉज आप BPCL में खुद कार्यरत रह चुके हैं सर, तो आई थिंक आपने ये टर्म यूज किया था कि HPCL और BPCL को कंबाइन कर भी दें तो IOCL का साइज उससे भी ज्यादा है। तो अगर इस साल, क्योंकि बम्पर वैकेंसीज HPCL ने, देखिए अभी हम मैकेनिकल की बात कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स मैकेनिकल की ज्यादा है, बट बाकी की ब्रांचेस जो हैं वो उसी अनुपात में अपने सीट्स को रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से अपना देख ले, ठीक है। और बाकी इंटरव्यू प्रोसीजर जो है वो तो सारी ब्रांचों के लिए सेम है ही। तो अगर HPCL में इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1.5x होके सीटें निकली हैं, तो IOCL से भी मुझे ऐसा लगता है सर मैकेनिकल में 200 वैकेंसीज मतलब प्रेडिक्ट अगर करना चाहें हम लोग अपने अनुभव से, तो मतलब कुछ गलत नहीं होगा। मतलब मैं तो सर ये कहता हूं, अगर हमें एक रेंज देनी हो तो अगर हम 150 से 200 की रेंज भी दे दें तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हो सकता है इससे भी क्रॉस कर जाए, देखा है। अब पिछले किसी समय, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, लेकिन 250 तक भी वैकेंसीज गई हैं IOCL की पहले। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपेंशन होता है कंपनी का, और आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो उसके पास आपने जितने पेट्रोल पंप देखे थे क्या उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, क्या कंजम्पशन बढ़ रहा है। किसी के पास साइकिल थी तो वो स्कूटी पे आ रहा है, स्कूटी थी तो वो बाइक पे आ रहा है, फोर व्हीलर पे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सब चीजें मायने रखती हैं, द वे थिंग्स आर एक्सपेंडिंग। एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर, चाहे वो इन सारी ब्रांचों में से किसी को भी क्यों ना बिलोंग करते हो, मेरे ख्याल से इस साल बम्पर वैकेंसीज होने वाली हैं एंड यू शुड नॉट मिस आउट दिस गोल्डन चांस फॉर श्योर। अच्छा, कुछ बच्चे सर ये भी पूछ रहे होंगे, क्योंकि मेरे वार्तालाप, स्टार्टिंग के वार्तालाप से, कि हमने ये बोला कि गेट के टॉपर स्टूडेंट्स के चेहरे पे स्माइल आती है, इसका कुछ रीजन है, क्योंकि सर बताएं आप क्या रीजन है इसके पीछे। क्योंकि 85% जो वेटेज है इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में वो गेट के स्कोर को है, और 15% जो वेटेज है वो इसके पूरे के पूरे इंटरव्यू के प्रोसीजर को है। तो यहां पर ना एज, जो फाइनल सिलेक्शन में जो एज ले जाता है वो गेट के टॉपर स्टूडेंट्स ले जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि IOCL में जनरली, जैसे मैकेनिकल में भी 200 सीट्स हुई, तो आई थिंक 300 तक मामला बंद हो जाता है, क्योंकि सबसे मोस्ट सॉट आफ्टर PSU है, पैकेज बहुत हाई है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, कैंपसेस बहुत अच्छे हैं, और आप देश की ग्रोइंग उसके साथ आप रिलेट करते हो। जैसा सर ने कहा था, एक रिकॉग्निशन मिल जाता है लोगों को। तो यहाँ पर जो गेट के जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर अच्छा खासा एडवांटेज हो जाता है। सर इस पे ना मेरा जो नजरिया है वो इसके भी बियॉन्ड है। बिल्कुल, आप ये समझो कि अगर टॉपर को कहीं एडवांटेज मिल रहा है, आप सपोज समझिए कि NPCL का रिजल्ट आया, किसी का वेटिंग लिस्ट में नाम है, बट अगर जो सेलेक्ट हो चुका है वो IOCL चाहेगा तो वो सीट खाली होगी, बिल्कुल खाली तो होगी, उसका चांस बढ़ेगा जिसका वेट लिस्ट में नाम है। और सर इसमें मैं एक और बात ऐड कर दूं, मान लीजिए टॉपर स्टूडेंट है तो उसको IISc बैंगलोर में एडमिशन मिला। अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, काफी होते हैं, और हमारे MTech एडमिशन गाइडेंस के बाद तो
वो जो अंधकार से दीपक की ज्योत जली है इस साल काफी बच्चों के मन में मास्टर्स के कोर्स को लेकर। तो कुछ बच्चे जो आईआईएससी बैंगलोर गए हैं वो शायद आईओसीएल ना ज्वाइन करना चाहे। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि मौका हर किसी को है और फॉर्म भरने की डेट निकल चुकी है। राइट। और बेटा फॉर्म के ना कुछ पैसे नहीं चार्ज किए गए थे, तो इसीलिए हमारे पास जितने भी क्वेरीज आए थे हमने तो सारे ही बच्चों को ये बोला भाई तुम फॉर्म भरो। राइट। भाई जब आपसे पैसे नहीं चार्ज किए जा रहे हैं तो आपको मात्र एक ऑनलाइन फॉर्म ही तो भरना है, तो व्हाई नॉट टेक द रिस्क। रिस्क की कोई बात ही नहीं है, व्हाई नॉट फिल अप द फॉर्म। आपको पता लगता है, आपका दिमाग खुलता है। और सर इसके इंटरव्यू प्रोसीजर की भी मैं एक बात आपको बताऊं, इसका जो इंटरव्यू प्रोसीजर है ना वो सबसे लेंथीएस्ट इंटरव्यू प्रोसीजर्स में से है। मैं टाइम वाज लेंथ की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसमें तो बीआरसी बाजी मारता है, क्योंकि बीआरसी का जो इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, वो लगभग 1 आवर को भी क्रॉस कर जाता है कभी कभार। मैं यहां पर इंटरव्यू के प्रोसेस की बात कर रहा हूं। राइट। क्योंकि आईओसीएल एक ऐसा पीएसयू है जो कि जीडी भी कंडक्ट करता है, जो कि जीटी भी कंडक्ट करता है। इनके मन में सवाल आ रहे होंगे सर कि सर जीडी क्या है, जीटी क्या है, और पीआई भी कंडक्ट करता है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। हमारे वीडियोस स्लो रहते हैं, जानबूझ के रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम सिर्फ उसी ऑडियंस से बातचीत कर रहे हैं जो कि सीरियस है अपने कैरियर को लेकर और जो पूरी बात को जानना चाहता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सर वन स्टॉप गाइडेंस हमने नाम ही इसलिए रखा है कि अच्छा सर मैंने ऑब्जर्व किया है, जैसे कोई स्टूडेंट आता है जब वो अपना कोई इंटरव्यू देके आता है, तो जब वो बताता है हमको कि सर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, तो उसके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव होता है कि चीजें ऐसी ही होती है, ऐसी ही होती मतलब है। मेरे साथ ऐसा हुआ है तो ये ऐसा ही होता है कि सर अगर वो बोलेगा कि सर मेरे को फाइनली लंच कराया गया, फिर उसके बाद ये किया गया, तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि यार ये लंच करने के बाद ही इंटरव्यू होता है। या जैसे अगर किसी ने बोला इसमें जीडी होता है, जीटी होता है, पीआई होता है, तो हर आदमी ये सोचेगा इसी सीक्वेंस में होंगे। बट जबकि मल्टीपल स्टूडेंट से जब हम बात करते हैं तो चीजें अलग निकल के आती है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं। बिल्कुल कि उस दिन उस वाले सेंटर पे क्या फॉलो किया गया, रैंडम मैनर में किया गया। तो हमारे पास बच्चों क्या होता है ना, हजारों बच्चे हैं हमारे ऑलरेडी। ये वीडियो शूट करने से पहले हम ऑलरेडी ग्राउंड वर्क कर ही रहे थे, बच्चों से बातचीत कर ही रहे थे। तो बीइंग योर टीचर, बीइंग योर मेंटर, हमारे पास ना बड़े सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। राइट। और उनको समराइज करके हम बेस्ट पॉसिबल नॉलेज आप तक पहुंचाते हैं। दैट इज द ब्यूटी। और जब आप वन स्टॉप गाइडेंस ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसके पीछे हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जो भी पॉसिबिलिटीज होती है we should convey all the possibilities to you so that when you are going for the actual process, तो आप एक माइंडसेट के साथ मत जाओ कि अच्छा यही होना चाहिए था एंड यू गेट ए शॉक कि अरे ये कैसे हो गया। तो जितनी पॉसिबिलिटीज होती है वो हम सारी कन्वे करते हैं। इसीलिए वन स्टॉप का मतलब ये है कि एक वीडियो देखो पूरा शुरू से लेके एंड तक, एंड यू गेट टू नो द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरव्यू विच वी हैव गैदर्ड थ्रू द रिगरस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग विद मेनी स्टूडेंट्स एंड थ्रू द इनपुट्स ऑफ आवर फेलो मेंबर्स। तो बहुत सारे इनपुट्स के बाद हम ये वीडियो बनाते हैं। सर एक जो सवाल अब लोगों के मन में जब आपने बोली दिया कि जीडी होता है, जीटी होता है, पीआई होता है, तो एक एक करके क्यों ना ये बात हम बता दें बिल्कुल कि जीडी क्या होता है, उनमें पास्ट बच्चों का जो एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके की चीजें उनसे करने को कही गई हैं, और उसमें अगर इनको अच्छा परफॉर्म करना है और अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। सर आज हम पूरा इन्हें बहुत अच्छे से ठहराव के साथ, पूरी गहराई के साथ जीडी, जीटी और पीआई में क्या होता है, आपको इस वीडियो के अलावा कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतना हम तभी वन स्टॉप गाइडेंस नाम है इसका। लेकिन सर शुरू करने से पहले, बिकॉज हम लोगों ने कुछ प्रिपरेशंस कर रखे हैं, क्वेश्चंस बोर्ड पे आते रहेंगे, शुरू करने से पहले मैं यहां पर यह बोलना चाहूंगा, कुछ बच्चे शायद स्टार्टिंग में हमारी बातचीत सुन के कि अरे इसमें तो बस गेट के टॉपर्स का ही होता है, हमारे लिए नहीं है। मैं उन बच्चों को यह बात बोलना चाहूंगा कि फ्री का फॉर्म था, आपने भरा इसको, और अगर आपको इसका इंटरव्यू का कॉल आता है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट
कि आपकी गेट की रैंक कुछ भी क्यों ना हो, लोअर साइड पे भी क्यों ना हो, आपको इंटरव्यू देने जरूर जाना चाहिए। वेरी वैलिड पॉइंट, बहुत वैलिड। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, भले सिलेक्शन हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन जो एक अनुभव है, आपको जीडी देने को मिला आईओसीएल में, जीटी ग्रुप टास्क क्या होता है वो फील करने को मिला, आईओसीएल का एनवायरनमेंट फील करने को मिला, पीआई देने को मिला। आप जब कैंपस के अंदर एंटर करोगे तो इट इज नॉट अबाउट सिलेक्शन, लेकिन अगर आपको कॉल आया है और अगर आप उस अनुभव को लेने जा रहे हो ना, तो हो सकता है ये आपको एक होप बिल्ड कर दे, एक मोटिवेशन दे दे कि यार जाना है तो ऐसी जगह पे जाना है कि मतलब दिल खुश हो गया जाके। राइट, समझ रहे हो? सो डो नेवर एवर, बल्कि ये मैं सिर्फ इसी इंटरव्यू के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बाकी इंटरव्यूज के लिए भी बोल रहा हूं। अगर आपको इंटरव्यू का कोई भी कॉल आता है तो यार बच्चे, बहुत सारे पीएसयूज तो सर टिकट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे हम आईओसीएल में डिस्कस करेंगे, रिइंबर्स करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि मेरा ये पर्सनल अनुभव है सर, कि अगर टिकट रीइंबर्स नहीं भी हो रही है और एक जेन्युइन आपको कॉल आया है, तो आपको ना इंटरव्यू जरूर देने जाना चाहिए। क्योंकि लाइफ में ना वो जो अनुभव होते हैं, वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको शायद इस वक्त ऐसा लग सकता है कि ट्रेन की टिकट पे कौन खर्चा करेगा या कौन एक दिन के लिए जाएगा। अरे सर, वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना, वो लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करेगा। बच्चे, हर किसी को आईओसीएल के कैंपस में घुसने का मौका नहीं मिलता है। इवन हम भी जाएंगे सर, गार्ड रोकेगा, वो तो हमारे अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे होंगे कि स्टूडेंट्स हमें बुला लेंगे। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल लेमैन की तरह जाऊंगा तो आईओसीएल के कैंपस में कहाँ घुस पाएंगे? राइट। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं अपना डिस्कशंस, बिकॉज ये लोग थोड़े विचलित हो रहे होंगे कि सर बताइए कि इंटरव्यू कैसे चलता है। सबसे पहले तो सर हम बात कर लेते हैं कि अगर ये जीडी, जीटी और पीआई के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ बातें इनको ध्यान में रखनी है। नो द प्रोसेस बिफोर द इंटरव्यू। यस, तो इंटरव्यू जाने से पहले क्या क्या प्रोसेस है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले, जैसे हम लोग अभी बात कर ही रहे थे कि आपको अगर मौका मिला है इंटरव्यू देने का, तो यू आर प्रोवाइडेड, आपको रिइंबर्स किया जाता है आपकी सेकंड एसी की ट्रेन की टिकट्स का फ्रॉम द रेलवे स्टेशन ऑफ योर होम टाउन, या जहां से भी आप जा रहे हैं, या नियरेस्ट, अगर कोई नहीं है तो वहां का नियरेस्ट। सो ये 4 सेंटर सर मेजरली हैं जहां पे बुलाया जाता है इनको। देयर इज कोलकाता का इनका सेंटर है, इनका सेंटर एक चेन्नई में है, देन वी हैव द सेंटर इन मुंबई और गुड़गांव में आईआईपीएम। राइट, ये पेट्रोलियम मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, वहां पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। बिल्कुल। तो इन चारों सेंटर में से आपको जो भी क्लोजेस्ट हो आप वो चूज करेंगे और इंटरव्यू के लिए आपको इन सेंटर्स पे कॉल आएगा। राइट, अपने ट्रेन की टिकट्स के प्रिंट आउट को जरूर लेके जाएंगे, जरूर लेकर जाने वाली टिकट और रिटर्न टिकट दोनों, बिकॉज दैट विल बी रिइंबर्स्ड इनटू द अकाउंट यू विल प्रोवाइड। तो वो आप उस समय परेशान होगे कि टिकट्स के लिए प्रिंट आउट लेना है, उससे बेटर है पहले से ही आप प्रिपेयर करके जाइए। अच्छा सर, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर मैं तो फ्लाइट से जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा कहीं इंटरव्यू है तो मैं फ्लाइट से जा रहा हूं, तो काफी बच्चों को एक डाउट रहता है कि मेरे को पैसे किस चीज के रिइंबर्स होंगे। तो ज्यादा भावनाएं मत रखो। जो 2AC का ट्रेन फेयर है फ्रॉम द नियरेस्ट, आपके होम टाउन के नियरेस्ट जो स्टेशन है वहां से 2AC का जो फेयर है वो आपको रिइंबर्स होगा टू एंड फ्रो का, भले ही आप फ्लाइट से भी क्यों ना जाओ। फ्लाइट से चले जाओ, पानी के जहाज से चले जाओ, किसी से भी जाओ, और रिइंबर्समेंट आपका उसी के हिसाब से होगा। हाँ, तो सर शुरुआत करते हैं रिपोर्टिंग टाइम से। तो जनरली जो हमें स्टूडेंट कम्युनिटी से पता चलता है कि 8 या 9 बजे आपको इंटरव्यू सेंटर पे बुलाया जाता है। तो हमारा आपको सबसे पहला मार्गदर्शन यहाँ पर यह है कि जो भी आपका इंटरव्यू का टाइम रहे, आप उससे 1-1.5 घंटा पहले ही पहुंच जाए। बिकॉज आप समझो, इंटरव्यू वाले दिन कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि पैनिक क्रिएट हो। राइट, ठीक है, बल्कि कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं सर हम मेट्रो पकड़ लेंगे, हम बाइक कर लेंगे। अरे बच्चे देखो, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप आराम से कंफर्टेबली कैब बुक करिए, सेंटर तक जाइए, कंफर्टेबली जाइए, ठीक है, ताकि किसी भी हाल में आप लेट ना हो और किसी भी प्रकार की पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो 1-1.5 घंटा आप पहले जैसे ही सेंटर पे पहुंचेंगे, वहां पर सबसे पहला काम यह होगा
कि जो गार्ड रहता है सिक्योरिटी रूम में, आपको वहां से ना एक आई कार्ड दे दिया जाएगा स्टार्टिंग से ही। तो आई कार्ड के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी होगी, आपकी एक तस्वीर होगी, नाम मेंशन होगा और ग्रुप मेंशन होगा कि आप किस ग्रुप में हैं। तो उस दिन जैसे मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स को बुलाया, तो लगभग सर 8 to 10 स्टूडेंट्स के बैचेस में वो लोग ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी करके, उस दिन जितने भी बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल। तो आपके आई कार्ड के ऊपर ना एक ग्रुप लिखा होगा कि आप ग्रुप ए को बिलोंग करते हो या बी को बिलोंग करते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो ग्रुप का नाम लिख रखा ना ABCD, आपका GD और आपका GT जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो उसी ग्रुप के साथ अब आपका पूरा दिन भर का जो भी इंटरव्यू प्रोसीजर है वो उसी ग्रुप के साथ कंडक्ट होगा। यस सर, अब इनको मेरी एडवाइस ये है, अब ये गेट के अंदर घुस चुके हैं सर। अच्छा, कुछ और गेट पर ही घुसने कुछ से भी एडवाइस, पहले बिल्कुल बिल्कुल, कि अपने ब्रेकफास्ट का इंतजाम करके जाओ। हाँ भाई, लंच तो वहां पे आपको कंपनी प्रोवाइड करती है और बड़ा अच्छा लंच प्रोवाइड करती है सर। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात करी, हाँ। कोई और कुछ कहे ना कहे, लंच की हर किसी ने तारीफ करी है कि बड़ा लैविश सा लंच मिलता है। राइट। और बच्चे, मतलब हम जैसे फोन पे बात कर रहे हैं तो बच्चे बड़े एक्साइटेड मोड में बता रहे हैं, सर लंच में ये भी था, ये भी मिलता है, ऐसे भी मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। तो बच्चों ने बड़े एक्साइटमेंट में हमें ये बात बताई, तो इसलिए हम कन्वे कर रहे हैं। सर ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, जैसे हम IOCL की बात कर रहे हैं और जहां इनको जाना है ये इनके ऑफिसेज होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज इनके होते हैं। अब मैं BPCL में मैंने खुद काम किया है, तो BPCL के कॉर्पोरेट या रीजनल ऑफिसेज में हमारी ट्रेनिंग भी पर्पस के लिए हमें जाना होता था। तो वहां पे क्योंकि बहुत टॉप मैनेजमेंट के लोग रहते हैं, तो वहां की जो मेस होती है ना, वो इतनी शानदार होती है। इनफैक्ट मुझे जो सबसे शानदार याद है वो रिफाइनरी थी भारत पेट्रोलियम की मुंबई में। सर आप वहां जाओगे तो वहां पे जब आप लंच करने जाओगे तो सर्व करने के लिए इतने लोग होंगे, सब ग्लव्स पहने हुए, और आपको लगेगा मैं किसी 5 स्टार होटल में आ गया हूँ। फील आ जाएगा, मतलब आप पूरा। अगर स्वीट डिश ढूंढने जाओगे तो आपको 8-10 तरीके की स्वीट डिश मिलेंगी वहां पे। तो बहुत इसीलिए बच्चे इतना बोलते हैं, इतना एक्साइटेड भी हो जाते हैं कि अरे इस तरह का लाइफस्टाइल, मतलब एक सेंस लगती है ना। तो सर अब गेट के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं, अब आगे का बताइए। गेट के अंदर एंटर करके, सर गेट के अंदर एंटर करने से पहले एक और चीज, अच्छा बताइए सर। एक और चीज ये है कि आपको अपने ड्रेस का सेंस रखना है। बिल्कुल। आप टी-शर्ट पहन के, राउंड कॉलर टी-शर्ट पहन के, या स्लीव्स को बहुत ऊपर तक फोल्ड करके 2-4 बटन खोल के ऐसे नहीं जाओगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि इतना सेंस होगा सब में, इतना सेंस होगा। फिर भी आप फॉर्मल पहन के जाइए, जो आपके कलर हो कपड़े के, वो आपका लाइट कलर्ड शर्ट, लाइट कलर्ड शर्ट एंड ट्राउजर विद वेल पॉलिश शूज। मतलब देखो बच्चे, जितने भी PSUs के इंटरव्यूज होते हैं उसमें जैसे ही आप गेट के अंदर घुसते हो ना सर, तो आपकी एक पर्सनैलिटी दिखाई देती है। तो अब जैसे जैसे हम लोग भी, सर आप भी इतने सारे मॉक इंटरव्यूज ले चुके हो, मैं भी बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज ले चुका हूं। तो कोई व्यक्ति अगर गेट के अंदर घुसा तो सबसे पहली चीज आप क्या देखते हो? उसका ड्रेसिंग सेंस ही देखते हो, उसका हाव भाव देखते हो कि भाई किस तरह से वो ग्रीट कर रहा है लोगों को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन। टू क्रिएट दैट फर्स्ट इंप्रेशन, द ड्रेस हेयर मैटर्स। तो अगर आप कोट पैंट टाई अच्छे से लगाकर जाएं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं सर वो लोग टाई पहनते हैं तो ये कॉलर बंद नहीं करते हैं। अगर आप टाई पहने तो ये कॉलर को जरूर बंद करें, कॉलर बटन को। नहीं तो अगर आप टाई नहीं पहन रहे हैं तो नॉर्मल आप, अच्छा फिर कोट मत पहनिए, आप नॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहने, विल वेल पॉलिश आपका शूज, दैट इज द वे। और फीमेल कैंडिडेट्स की भी बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स फॉर्मल साड़ी पहन के जा साड़ी पहन सकते हैं, वेल प्रेस सूट पहनकर जा सकते हैं। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा, इट शुड बी प्लीजिंग कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लाइट पिंकिश हो सकता है, लाइट ब्लूइश कलर हो सकता है। दीज आर द, सर जनरली बच्चे जानते ही हैं, बहुत ज्यादा आई कैचिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर भी हमने इस पॉइंट को छेड़ दिया है। राइट। हाँ सर, अब घुस जाए गेट के अंदर घुस गए। अब भैया तुम IOCL के सेंटर के गेट के अंदर घुस चुके हो। राइट। तो सर जो जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट्स को ग्रुप की फॉर्म में बांट दिया जाता है, लेकिन सर गेट के अंदर तो सभी लोग साथ में घुसेंगे और पहला स्टेप होता है कि उन्हें जो प्री प्लेसमेंट PPT हम बोलते हैं इसे,
तो कॉलेज में इसे प्री प्लेसमेंट टॉक्स बोला जाता था कि प्लेसमेंट से पहले कंपनी अपने बारे में बताती है, ब्रीफ करती है। हाँ, ब्रीफ करती है। जैसे IOCL में भी आपको स्लाइड्स के थ्रू कंपनी के बारे में बताया जाएगा पूरा। तो आपको एक रूम या ऑडिट हाँ, टाइप की चीज में, बिठा छोटे से दिया ऑडिट टाइप की चीज में बिठाया जाएगा सारे कैंडिडेट्स को। वहां पर एक पीपीटी शो करी जाएगी आपको, राइट। 15-20 मिनट्स की वो पीपीटी होगी। IOCL के ऑफिसर आपको ब्रीफ करेंगे उस पीपीटी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये पूरा सेशन, क्योंकि देखो वैसे तो आपको जब जाना है तो उससे पहले ही IOCL की वेबसाइट से IOCL के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हुए जाना है। फिर भी क्योंकि आप पढ़ के जाओगे, फिर भी जब वहां पे वो पीपीटी दिखाएंगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं IOCL के बारे में, जिसके बारे में वो चाहते हैं कि आप अवेयर हो, वो आपको ध्यान में रखने। सर हाँ। बच्चों ने हमें ये बताया है कि बहुत सारी चीजें पीपीटी में ऐसी होती हैं जो नॉर्मल पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, बिकॉज कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं कि क्योंकि पीपीटीज में वो लोग ये बताते हैं कि रिफाइनरीज कहाँ पे है, क्या फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है उन लोगों का, साथ ही साथ रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है IOCL। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई, पेट्रोल पंप्स कितने खोलने हैं उन्हें भविष्य में, उनका एक्सपेंशन प्लान क्या है, रिफाइनरीज कहाँ पे है, कितना वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, क्या क्या हाई एंड टेक्नोलॉजीज यूज करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको आप पहले से पढ़ के गए हो वेबसाइट, तो आप ना डायरेक्ट रिलेट कर पाते हो पीपीटी के साथ, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा, लेकिन आपको कुछ ना एक्स्ट्रा डेटा भी वहां से मिलेगा। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपसे जो पर्सनल इंटरव्यू का जो सेशन होगा आपका, उसके अंदर इस पीपीटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पूछे जा सकते नहीं सर, हर स्टूडेंट ने बोला है कि पूछे जाएंगे ही, मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आपको वो पीपीटी को बड़े ध्यान से देखना है और कुछ तरकीब, ट्रिक्स हम लोग बता रहे हैं अपने अनुभव से। बताएं सर, पीपीटी को याद रखने के तरीके, ट्रिक्स। सर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जब वहां गए हो IOCL का इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको ये सीरियसनेस होनी चाहिए कि कंपनी के बारे में जब वहां का मैनेजमेंट खुद आपको बता रहा है, तो उसको नोट डाउन करने के लिए एक कॉपी पेन हो आपके पास, कोई पेज हो, पेन हो, जिससे आप उसको कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको लग रही है वो छोटी सी डायरी ले जाओ। हाँ, जो पॉकेट डायरी आती है सर, पॉकेट डायरी आप अपने साथ ले जाइए और पीपीटी में कुछ भी अगर मेन कुछ डेटा दिख रहा है तो हाँ, उसको नोट करते रहो। एक और ट्रिक है, आप अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड पे रख सकते हो। बिल्कुल, उससे क्या होगा, क्योंकि देखो आपका हो सकता है, क्योंकि पीपीटी जब चल रही है तो आपको सारा डेटा तो याद रहेगा नहीं। और तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग मोड में मोबाइल को रख दें, बल्कि मैं तो कह रहा हूं साइमल्टेनियसली दोनों काम कर लो। मोबाइल आपने वॉइस रिकॉर्डिंग मोड में यहां पर ऑन ही रख रखा है और आप अपनी छोटी सी डायरी में पॉइंटर्स भी नोट करते चले जा रहे हैं। क्योंकि क्या होगा ना, इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो एक लंबा प्रोसेस है, हो सकता है आपको शाम हो जाए, तो तब तक आप हो सकता है PI आप पर्सनल इंटरव्यू आपका लास्ट की तरफ बिल्कुल, तो आपको ना याद नहीं रहेंगी चीजें। तो ये याद रखने के इंपॉर्टेंट तरीके हैं कि भाई जब आप बीच में मान लीजिए थोड़ा खाली समय मिला है तो जो वॉइस रिकॉर्डिंग आपने करी है वो अपना सुन लीजिएगा। उससे ना आपको रीअफर्मेटिव हो जाएगी और आप थोड़े तैयार हो जाओगे। राइट। तो सर पीपीटी हॉल के अब बाहर निकलते हैं, अगला बताते हैं। अब पीपीटी हॉल के बाद अगला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को जो कॉल लेटर भेजेगा IOCL, उस कॉल लेटर के अंदर प्रॉपरली एक एक चीज मेंशन्ड होती है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। सर EWS के बारे में कई लोग पूछते हैं, तो उसके बारे में मेंशन कर दूं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो आपको EWS सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड होना चाहिए, और वो 23-24 क्योंकि इसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की इनकम के बेसिस पे बना हुआ होता है। तो देखो ये सारे सर्टिफिकेट्स ना आप अपने प्रॉपर जो फॉर्मेट्स होते हैं उसमें बना के लेके जाओ। फिर भी सर अगर मान लो सपोज मैं एक एस्पिरेंट हूं और इन केस कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन मैं अपना कोई सर्टिफिकेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं नहीं ले जा पाया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? सर देखिए, नहीं ले जा पाया मतलब आप भूल ही गए सर्टिफिकेट, तो अलाउ ही नहीं करते हैं वो। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट है ऑलरेडी, लेकिन उनको उसका फॉर्मेट पसंद नहीं आया, या फिर वो थोड़ा आउटडेटेड लगा उन्हें, या फिर वो किसी एक
सर्टेन फॉर्मेट में ही चाहते हैं कि आप इसी पे साइन करा के लेकर आओ। तो इस तरह देखो, दो चीजें हैं यहां पर। अगर आपके पास है ही नहीं, ठीक है, तो आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा। आपके पास है लेकिन उनको फॉर्मेट वो चीज कुछ दूसरा चाहिए था, उस परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है। वो लोग अलाउ करते हैं 1 to 2 मंथ्स का टाइम वो लोग अलाउ करते हैं कि आप अपने ज्वाइनिंग से पहले इस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिएगा हमारे पास। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपने अपना जॉब का मेंशन कर रखा है फॉर्म के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तो एनओसी बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। बच्चों ने हमें बताया है कि अगर एनओसी आप नहीं दिखाते हो वहां पर, अगर आपने मेंशन कर रखा है जो फॉर्म है उसके अंदर अगर मेंशन कर रखा है और एनओसी नहीं दिखा पाए आप वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो वो आपको स्ट्रिक्टली अलाउ ही नहीं करेंगे, वहीं से वापसी हो जाएगी, आपकी घर वापसी। बिल्कुल। तो दो इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर से बोल देता हूं, डॉक्यूमेंट कोई भी भूलना नहीं है सबसे पहली बात, ठीक है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट भूल गए तो वहीं से घर वापसी है भाई। और सर मैं सही बताऊं तो भूलना चाहिए भी नहीं, क्यों इतना सीरियसनेस लेवल आपका होना चाहिए। हाँ, अगर किसी डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, वो लोग 1-2 मंथ का टाइम आपको देते हैं कि आप उनके फॉर्मेट में साइन करवा के ले आइए, ठीक है। सो ये हमने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया। सर, इनको एनओसी के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दें कि एनओसी जो रिक्वायर्ड होती है वो अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट या पीएसयू में वर्किंग हो तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होती है। जो एनओसी है, दे हैव रिटन दैट इट इज रिक्वायर्ड फॉर दी, और ये बेसिकली क्या है कि ये चीज जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप इसके बारे में अवेयर हैं, डिस्क्लोज करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। तो सर यहां से आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया बच्चों का। फिर अगला क्या होता है, अब आप लोगों को ग्रुप्स में बांटा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए उस गिवन डे पे 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो तीनों ग्रुप्स को अलग अलग दिशाओं में ले जाया जाता है, ठीक है। कोई स्टाफ के मेंबर वहां पर रहेंगे, तो ग्रुप ए अपना अलग चला जाएगा सेम बिल्डिंग में, ग्रुप बी अपना अलग और ग्रुप सी अपना अलग। अब सर असली इंटरव्यू शुरू होता है इसके बाद, जिसके 3 हिस्से हैं। और अच्छी बात यहां पर यह है कि कोई भी एलिमिनेटिंग नहीं है, इन द सेंस अभी हम इसके बारे में ब्रीफ करेंगे आपको कि आप अगर इंटरव्यू देने पहुंचे हो तो आपको तीनों चीजें अलाउ करी जाएंगी। क्योंकि सर एचपीसीएल के इंटरव्यू में हम लोगों ने देखा था, वन स्टॉप गाइडेंस में जो बनाया था कि एचपीसीएल में अगर आप जीडी में मतलब जीटी में अगर आपको उन्होंने फिट नहीं पाया वो तो वहीं से एलिमिनेट कर देते हैं, वो पीआई लेते ही नहीं है, वो पीआई लेते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तीनों आपको अलाउ किए जाएंगे। लेकिन सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एफएक्यू में लिखा हुआ है, उसके बारे में जरा इन लोगों को बताएं। देखिए, अगर हम आईओसीएल की बात करें तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जैसे अभी सर ने बोला कि अब आपके ग्रुप्स बट गए, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी सीक्वेंस ऐसे फिक्स नहीं है। जीडी है, जीटी है और पीआई है, तो हो सकता है किसी ग्रुप का किसी का पीआई पहले हो जाए, किसी का जीडी पहले हो जाए, तो ये फिक्स नहीं होता है। जनरली अगर हम सोचें कि जीडी, जीटी और पीआई ये 3 स्टेजेस हैं, तो अब आपके पास क्या हो गया, एक तो हो गया आपका गेट का स्कोर, तो गेट का स्कोर आपका प्रॉपर होना चाहिए जिसके बेसिस पे आपको कॉल आई है। उसके बाद जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन और जीटी यानी ग्रुप टास्क, गेट स्कोर का 85% वेटेज होता है, जीडी का 2.5% होता है, ग्रुप टास्क जीटी का 2.5% होता है, यानी इन दोनों को ये एक पैकेट है समझ लो आप, तो ये पैकेट है 5% का, और पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू 10% हो गया। तो अब अगर आपको फाइनल सिलेक्शन होना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इफ यू हैव टू गेट फाइनली सिलेक्टेड इन द आईओसीएल, तो आईओसीएल में आपका हर इंडिविजुअल हिस्से का जो क्लैरिटी क्लियर होने चाहिए, मार्क्स किसके, एक तो आपकी गेट के स्कोर या रैंक के क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपका जीडी और जीटी का जो पैकेट है इसका आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो पीआई है इसका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। फिर इसका जब टोटल जो होता है, टोटल एग्रीगेट किया जाएगा, उसका भी कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप फाइनल लिस्ट में जगह बना पाओगे। उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है। फिर एक बार मैं बता देता हूं,
आपको देने सब दिया जाएगा। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ गई है तो जीडी भी देने दिया जाएगा, जीटी भी देने दिया जाएगा, पीआई भी देने दिया जाएगा। लेकिन सबकी इंडिविजुअल कट ऑफ आपको क्लियर करनी है। हाँ। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन में जगह बनानी है तो राइट, तो सबके आप इंडिविजुअल कट ऑफ्स भी क्लियर करेंगे, जीडी के, जीटी के और पीआई के, और जब इन सबका सम टोटल किया जाएगा तो एक फाइनल कट ऑफ होगी। बिल्कुल। और वो फाइनल कट ऑफ आप क्लियर करोगे तो आपके इंडिविजुअल भी क्लियर है, फाइनल कट ऑफ भी क्लियर है, दैट विल लीड टू द फाइनल सिलेक्शन। राइट। इसका मतलब हम लोग कन्वे क्या करना चाहते हैं, आप इस इंटरव्यू के प्रोसीजर में किसी भी चीज को हल्के में मत ले लेना। बिल्कुल। कुछ बच्चे सर ऐसे हो सकते हैं कि अरे जीडी जीटी का तो 5% ही है, हाँ, कौन देखे। हाँ, अरे बच्चे, उसकी इंडिविजुअल कट ऑफ भी है, इंडिविजुअल कट ऑफ वो भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं है कि आपकी गेट रैंक बहुत अच्छी आ गई और जीडी और जीटी में आप कुछ भी नहीं कर रहे एंड यू सीम लाइक अ कैंडिडेट जो बिल्कुल भी अपनी बात एक्सप्रेस नहीं नहीं कर पा रहा, तो आगे वो आप समझो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सर अब प्रोसीजर से शुरू करते हैं मेरे ख्याल से। राइट। सो हम लोगों ने इनको पूरा बता दिया कि व्हाट इज बिफोर द इंटरव्यू, क्या करना है। राइट। अब सर जीडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, और ये बात हम लोग कन्वे कर चुके हैं कि जीडी, जीटी और पीआई ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में होगा। हाँ, ये तो कन्वे कर चुके हैं। गुड। ये जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में होगा, क्योंकि देखो वो लोग भी ना, उनको सारी प्रोसेसेस करानी है, तो उनकी साइमल्टेनियसली चीजें चल रही हैं। साइमल्टेनियसली इंटरव्यू का पैनल किसी बैठा ग्रुप हुआ का है, इंटरव्यू पहले हो जाएगा, किसी ग्रुप का जीडी जीटी पहले हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो सबसे पहले सर जीडी के बारे में ब्रीफ कर देते हैं एंड मैं थोड़ा चेयर से ऐसे उठ के खड़ा हो जाता हूं, बिकॉज देखिए जनरली जो नॉर्मल बच्चा गेट के लिए पढ़ रहा होता है सर, तो वो ना टेक्निकल में साउंड हो जाता है, सब चीजों में साउंड हो जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो पीएससी उसको बिना प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन के क्रैक कर जाएगा, तो ये भी एक बहुत गलत मानसिकता और गलत अवधारणा है। राइट। क्योंकि आपको यहाँ पर जीडी, जीटी, पीआई इन प्रोसीजर से अवगत रहना पड़ेगा और डेफिनेटली आपको इनमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी यू विल मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। तो सर जीडी क्या होता है, पहले तो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, जीडी जो है ग्रुप डिस्कशन, इसका मतलब ये है जो आपके 8 या 10 लोगों का ग्रुप बना है, उसमें एक मुद्दा आपको दे दिया जाएगा जिसके बीच में आपको डिस्कशन करना होगा। इसमें सबसे पहला जो एक सवाल आता है सर बच्चों का, वो ये आता है कि क्या हम हिंदी या इंग्लिश में से हम अपनी हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। जनरली जो बच्चों ने हमें बताया है, आईओसीएल में मैंने वैसे सर इनको वैसे भी कन्वे किया था एचपीसीएल में, कि आईओसीएल में काफी लीनियंट रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज। तो कई बार वो खुद ही बोल देते हैं कि आप अपने पॉइंट्स रखो और आप अगर हिंदी में बोलना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। अगर वो नहीं भी बोल रहे हैं तो आप एक बार उनसे पूछ सकते हो, अगर आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं हो। सर जैसे 8 लोगों का ग्रुप है, राइट, तो बच्चों ने हमें बताया कि 2 मॉडरेटर्स बैठे रहते हैं, मतलब जो आपको जज करेंगे, तो आप उन लोगों से परमिशन ले सकते हैं, वो लोग वहीं पर बैठे हुए हैं। हाँ, और अगर परमिशन आपने ले ली है, आपको कोई चिंता की बात नहीं। मैं वैसे भी बोल रहा हूं, आईओसीएल में वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं लैंग्वेज को लेके, ठीक है। तो इसका फियर अपने दिमाग से थोड़ा सा साइड कर दो। अब ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये है कि आप 8-10 लोगों को एक टॉपिक दिया गया और आपको अपनी राय रखनी है। सर जैसे हमारे पास टॉपिक्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, बून और बेन, यानी कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग जो है उसको एक बून की तरह देखा जाए, बहुत अच्छे तरीके से देखा जाए, या कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके। अब आपकी पर्सनल जो राय है वो ये भी हो सकती है कि बहुत अच्छी चीज है, आपकी पर्सनल राय ये भी हो सकती है कि बहुत खराब चीज है। आप अपने पॉइंट रखोगे, या न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है कि 2 पॉइंट्स मैंने पॉजिटिव की तरफ बोले, बिल्कुल 2 पॉइंट्स मैंने नेगेटिव की तरफ बोले। सो इट विल पोर्ट्रे कि हाँ भाई आपको एक नॉलेज है, सेंस ऑफ वो है कि भाई दिस इज ऑल्सो गुड एंड दिस इज ऑल्सो गुड, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो आप अपने जब पॉइंट्स बोलोगे, लॉजिकल होने चाहिए आपके पॉइंट्स। ये नोट करिए सर जो बता रहे हैं अभी, लॉजिकल होना चाहिए आपका पॉइंट, रेलेवेंसी होनी चाहिए जो टॉपिक आपको दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको बोलना है तो बोलने के लिए कुछ भी बोल दिया। अच्छा सर, इसमें यह भी होता है जब ग्रुप का डिस्कशन होता है, तो जैसे हमने बताया आप उसके फॉर में भी बोल सकते हो, यानी उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में,
न्यूट्रल भी हो सकते हो। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपको कोई एक आपने डिसाइड कर लिया और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा कि अच्छा बोला तो होगा, नेगेटिव बोला तो नहीं होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जब ये ग्रुप डिस्कशन होता है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि मैं स्टार्ट करूं, हाँ। या एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि लोग ये कहते हैं कि जब ग्रुप डिस्कशन खत्म हो गया तो आप ना एंड में समराइज कर दो कि हमारा डिस्कशन क्या हुआ है। देखो ऐसा हमने नहीं देखा कि जो स्टार्ट करे उसका सिलेक्शन हो ही गया, जिसने समराइज किया एंड में उसका सिलेक्शन हो ही गया। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं वेल एंड गुड, उसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन सिर्फ क्योंकि स्टार्ट करना चाहिए और उससे कुछ पॉजिटिव होगा मेरे लिए, उसके प्रेशर में हाँ, आकर आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर जाओगे तो फिर, क्योंकि सर आपको जैसे ही टॉपिक दे दिया गया, अब स्टार्ट करने का मतलब क्या है, एकदम से बोलना शुरू कर दिया। और अवॉइड करो कि अगर किसी और ने बोलना शुरू कर दिया तो बीच में टांग मत अड़ाओ। इसमें टांग नहीं अड़ानी, हाँ, बिल्कुल भी आपको, बिल्कुल। और अगर आपको मतलब रोकना भी है और अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करना भी है तो बड़े ही एक कर्टियस और एक हम्बल मैनर में, जैसे मुझे सर को किसी बात के लिए कुछ टोकना है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में डेफिनेटली आप टोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समवन इज टॉकिंग पॉजिटिव अबाउट इट, लेकिन आप अपना पॉइंट कन्वे करना चाहते हो कि मैं नेगेटिव में कुछ बोलूं, तो एक तरीका होता है, आई कैन से दो आई अग्री विद यू बट लेट मी पुट फॉरवर्ड माई पॉइंट्स आल्सो इन दिस सेंस। तो आपने सामने वाले का भी मान रख लिया इसके अंदर। देखो बच्चे, समझना इस बात को, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो ये जो जीडी है ये आपकी नॉलेज टेस्टिंग तो चलो ठीक है जो भी है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जब आप अपना मुंह खोलते हैं ना तो आपकी पर्सनैलिटी नजर आती है, जो इनबिल्ट पर्सनैलिटी होती है। तो इस तरह के वार्तालाप में मैंने क्या किया, सामने वाले का भी मान रख लिया कि भाई हाँ ठीक है, आपकी भी एक पॉइंट है, बट चलो मेरे भी 2 पॉइंट्स इसके अंदर, ऐसे करके फॉर या काउंटर में आप उस तरीके से इस चीज को ले सकते हो। अच्छा सर, एक और बात है, अब जैसे आपको ये पता है कि 8-10 लोग हैं, तो आप ऐसा भी नहीं करोगे, जैसे कई लोग सर ऐसे होते हैं जो बोलने में बहुत प्रो है, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसा भी नहीं करोगे कि आप बोलना शुरू किया और आप बोलते ही जा रहे हो और किसी और को मौका नहीं दे रहे हो। That will also be negative। हाँ, वो भी नेगेटिव होगा। और अगर आप कहीं देख रहे हो, ये मैंने देखा है वैसे थोड़ा सा, अगर आप ये देख रहे हो कि कोई बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है बट ही इज बीइंग कट अक्रॉस, तो कर्टेसी के लिए एक अच्छे टीम मेंबर होने के नाते आप उस ग्रुप में उसकी बात को इस तरीके से कह सकते हो कि भाई आई थिंक माई फ्रेंड has a valid point to add, let us at least listen to him। इससे आपका एक पर्सनालिटी का ट्रेट रिफ्लेक्ट होगा दैट यू आर अ टीम मैन, कि आपने देखा कि यार कोई कुछ कहना चाहता है लेकिन वो थोड़ा परिस्थिति में है, तो आपने उसको उठा के उसकी क्षमताओं को, लीडर का काम किया, बेसिकली लीडरशिप की क्वालिटी है सर। तो वही सब आपको पोर्ट्रे करना है वहां पर। लगभग 8 से 10 मिनट्स का टाइम लगभग ऑन एन एवरेज आप लोगों को दिया जाएगा जीडी के लिए। तो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि 1 मिनट पर पर्सन एक तरह से उसमें, और वैलिड पॉइंट बोलने हैं, रेलेवेंट पॉइंट बोलने हैं। अब एक और अमरिंदर सर इसमें बात ये पूछेंगे ये लोग कि सर अगर मुझे जीडी की तैयारी करनी है तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं पहले से ही प्रिपेयर होके जाऊं उस चीज के लिए, तो बताएं सर। सर देखिए, जो हमारे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑफलाइन यहाँ पढ़ा है और यहाँ रह रहे हैं आसपास एक दूसरे के, उनके लिए तो इट इज़ वेरी इजी कि आप अपना 8-10 लोगों का ग्रुप बना लो और उस ग्रुप में अच्छे लोगों का अपना ग्रुप बनाओ जिनको भी कॉल आती है, और सीरियस रहो। एक आदमी को, मुझे लगता है 1 या 2 आदमी उस ग्रुप में से जो वहां पे जो मॉडरेटर का काम होगा ना वो काम करे, और वो सफल होता रह सकता है हर सेशन में। अब आप अपने आप को उन दोनों को या तो बोल दो एक्सटेम्पोर, जो पहले से सोचा नहीं गया हो, वो टॉपिक दें। अब टॉपिक जैसे हमने आपको बहुत सारे बताई दिए, ऑनलाइन शॉपिंग बून और बेन है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस बून और बेन है, और सर हमारा क्या कहते हैं कि 50% विमेन पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट, ये सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पोल्यूशन, फ्लडिंग, अभी रेनी सीजन शुरू हो गया है तो फ्लड्स आएंगे, कास्ट बेस्ड सेंसस, एनआरसी, लद्दाख में कुछ इशू चल रहा है, अभी भारतीय न्याय संहिता आईपीसी हैज बीन कन्वर्टेड टू भारतीय न्याय संहिता। तो ये सब हमने जस्ट एक नाम लेने के लिए आपको कुछ रीसेंट टॉपिक्स हम लोगों ने बता दिए
ताकि मेंटली आप समझ पाओ कि किस तरह के जीडी के टॉपिक्स दिए जाते हैं। बिल्कुल सर, मैं इन्हें एक और सजेशन देना चाहूंगा। आप करंट में जो भी अभी चीजें चल रही हैं, आप क्या करो, एक, क्योंकि देखो अगर आप गेट में टॉपर हो तो वैसे भी आपको काफी सारे इंटरव्यूज के कॉल आएंगे ही आएंगे। हाँ। तो व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर इट। Exactly. तो आप एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, डायरी बना लीजिए, और जो भी करंट मुद्दा आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय न्याय संहिता या फिर लद्दाख का कुछ इशू है, एनआरसी है, कास्ट बेस्ड सेंसस है, तो आप क्या करें, इंटरनेट से उसके बारे में खोजें, 2 कॉलम्स बना ले, प्रोज लिखें एक तरफ कॉन्स लिखें, पॉइंटर्स के फॉर्म में बस लिख लें। तो इससे क्या रहेगा, देखो कभी इंटरव्यू इज ऑल्सो अबाउट लक, तो काफी बार सर लक कम्स विद प्रिपरेशन, बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्या होता है, मान लीजिए इन्हीं में से कोई टॉपिक फंस गया तो आपकी चांदी ही चांदी है, और डेफिनेटली यू डिजर्व इट, क्योंकि आपने दूसरों से पहले से ही लीड ले रखी है, आपने, आपके मन में पहले से पॉइंट्स हैं, तैयारी है, तो ये चीजें आपको बेनिफिट कर देंगी मेरे बच्चे। तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात समझो। बिल्कुल। अब और सर क्या होता है ना सर, टेक्स्ट बुक से अब ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अगली स्टेज पे पहुंच चुके हो। राइट। अच्छा, ये बात ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ये तीनों स्टेजेस के लिए, कि आपके जो भी पॉइंट्स और जो भी व्यूज होंगे वो पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए, रिलीजियस नहीं होने चाहिए। मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति बायस आपका व्यू ना दिखे, किसी रिलीजन के प्रति या उसके फॉर में अगेंस्ट में ऐसी बायसनेस नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि सर आप देखिए ना, हाँ, बिल्कुल, एक ऑल इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, yes. जहां पे अलग अलग क्षेत्र के, धर्म के, जेंडर के लोग आके इकट्ठा होके कॉमन गोल के लिए चलते हैं, तो ये आपके ट्रेड्स आपके अंदर होने चाहिए। बिल्कुल राइट। सर, जैसे बीच में आपने एक बात कही कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है जीडी के लिए और इस सब चीज के लिए, तो जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो तो हमें पता है कि आपस में आजू बाजू ही रहते हैं पीजी में, तो उनके लिए तो कंफर्टेबल हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज बिकॉज IOCL के लिए व्हाट आई कैन डू एंड यू कैन डू एट अ पर्सनल लेवल, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अगर आपको IOCL का कॉल आए, मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूं, बिकॉज इसमें तैयारी लगेगी, इसमें तैयारी लगेगी। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप इस वीडियो के माध्यम से, ओनली फॉर IOCL, इस वीडियो के माध्यम से कन्वे कर रहा हूं, 9718867570। आप मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से कन्वे करो दैट सर आई एम सिलेक्टेड इन IOCL। मेरे को, सर को, किसी को भी मैसेज कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं सर, इन बच्चों के लिए हम इनको ना एक ही उसमें कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद ये डिजिटल माध्यम पे आपस में ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, तो मैं भी अपना नंबर दे देता हूं आपको, 8882269760, 8882269760। तो हम सर क्या कर सकते हैं, इनको एक जैसे आपने बोला कॉमन प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो, ये 8-10 लोग कभी मिलके आपस में जूम सेशंस के थ्रू जीडी की अपनी प्रिपरेशन कर सके, और उससे क्या होगा ना, एक रियल टाइम टेस्ट हो जाएगा, रियल टाइम टेस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जितने भी क्योंकि देखिए रैंडम ग्रुप्स पे कुछ भी चीज करने से, क्योंकि वी हैव द थिंग्स, वो क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन टाइम वेस्ट होता है। तो जब आपके टीचर्स ही आपको कन्वे कर रहे हैं कि भाई आप हमें ही मैसेज कर दो, तो उससे क्या होता है ना, स्ट्रीमलाइंड एफर्ट्स रहेंगे, ग्रुप की जो एक कम्युनिकेशन है, और हम मॉडरेट कर देंगे चीजों को, तो उससे क्या है, आपके एफर्ट्स भी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, एक वेल प्लान मैनर में आप लोगों को हम कनेक्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा जीडी और जीटी का। मुझे तो ये बेस्ट एक मीन्स लगता है। बिल्कुल। और तो कुछ सर हमारे बताने लायक बचा है क्या ग्रुप डिस्कशन में? तो सर मुझे लगता है मोर और लेस हमने काफी चीजें बताई दी हैं। राइट। ट्राई टू फोकस ऑन द करेंट थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। ओके, तो जीडी के टॉपिक्स मैक्सिमम टाइम वही रहेंगे। बिल्कुल। अब सर हम बात करते हैं जो एक और इसका स्टेज है, दैट इज जीटी, ग्रुप टास्क। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन सुना होता है। मेरा सवाल है आपसे, अच्छा, मैं एक एस्पिरेंट हूं। बिल्कुल सर। तो ग्रुप डिस्कशन सुना है, और नहीं भी सुना था तो अभी सर ने बता भी दिया है ग्रुप डिस्कशन क्या है।
सर ये ग्रुप टास्क क्या है और ग्रुप डिस्कशन से अलग कैसे है? सर ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर क्या है, जिस ग्रुप में आप ऑलरेडी ए बी सी जिसमें भी बटे हुए हो, ग्रुप आपका वही रहेगा। जैसे ही आपका जीडी खत्म होगा तो वो जो दोनों मॉडरेटर्स वहां पर बैठे हैं आईओसीएल में, वही लोग 2 मिनट के बाद बोलेंगे नाउ लेट अस स्टार्ट जीटी, जिसको हम ग्रुप टास्क कहते हैं। अब ग्रुप टास्क कैसे डिफरेंट है, यहां पर आपको एक सिचुएशन में डाला जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। सिचुएशन किस प्रकार की हो सकती है वो हम आपको थोड़ा बताते हैं। जैसे आपको बोला जाएगा कि आप एक प्लान बनाइए। ये जब जस्ट अभी रिसेंट कोविड टाइम के बच्चे से हम बात कर रहे थे तो हमें उसने अपना क्वेश्चन बताया कि इफ यू वर इन पावर, ओके, सो आप लॉकडाउन को कैसे इंप्लीमेंट करोगे स्टेप बाय स्टेप, ये आपके ग्रुप को एक टास्क दिया गया है। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आप एक दूसरे की बात को काट सकते हो, बट ग्रुप टास्क में क्या है, वो पूरे के पूरे ग्रुप को एक टास्क दिया गया है कि आप आपस में बातचीत करके एक सहमति बनाइए, राइट, ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन तक पहुंचिए कि आप किस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करोगे। सर ग्रुप टास्क में तो बेसिकली ये फर्क ये भी है, जैसे ग्रुप डिस्कशन में आप एक ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, बट आप एक इंडिविजुअल की तरह खुद को देख सकते हो। आप में और मेरे में मतभेद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक टास्क है, टीम की तरह हमें चलना है और हमें एक कॉमन गोल तक पहुंचना है। तो आप अगर देख रहे हो, जैसे जब डिस्कशन होता है ग्रुप टास्क का आपस में, तो सबके पास कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे, बट ऐसा नहीं हो कि आप किसी का पॉइंट है, आपने कहा नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये वाला कर दो, नहीं, आपको एक कॉमन गोल की तरह, एक टीम की तरह पहुंचना है। तो आपकी जो बेसिक स्पिरिट है, जो ग्रुप टास्क की आत्मा है, वो टीम की आत्मा होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। तो इसमें बड़े वैसे वैसे सिचुएशंस भी दे दिए जाते हैं। जैसे एक बच्चे, मतलब एक ग्रुप टास्क बच्चे ने हमें बताया कि आईओसीएल के प्लांट में कहीं पर पाइप लाइन का लीकेज हो गया है, बर्स्ट हो गया है, या फायर की सिचुएशन हो गई है, तो एज एन ऑफिसर आप सब लोग इसको कैसे हैंडल करोगे, राइट। तो इस तरह के एक डिस्कशन ये भी था कि आपको जंगल जाना है, तो कौन सी 10 चीजें जंगल में आप अपने साथ लेकर जाओगे। तो आप समझ रहे हो, ये डायरेक्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये एक सिचुएशन है। तो सिचुएशन में आपके ग्रुप को डाला गया है एंड यू हैव टू रीच टू अ कॉमन कंक्लूजन, राइट। तो सर इसमें भी मतलब और भी चीजें जो हैं हम लोग ऑलरेडी कन्वे कर ही चुके हैं इन लोगों को कि जीडी के जस्ट बात ही आपका जीटी हो जाएगा। दोनों चीजें 2.5 मार्क्स की हैं, टोटल कॉम्बिनेशन में 5 मार्क्स का है, लेकिन आनंद बहुत आएगा। एक एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस। और सर हमने जैसे एचपीसीएल का कन्वे किया कि एचपीसीएल में भी जीटी होता है, ग्रुप टास्क होता है। सेल का जो नोटिफिकेशन निकला है, सेल में भी ये लोग अप्लाई करेंगे, बिल्कुल। तो ये आपको एक किसी कंपनी में काम नहीं आएगा, ये आपको बहुत सारे जो अलग अलग कंपनीज हैं वो अपना पर्सनल इंटरव्यू कराती है, कोई जीटी कराता है, ग्रुप टास्क कराता है, कोई जीडी कराता है, कोई दोनों कराता है। तो ये एक जो प्रोसेस है ना, वो इतनी लर्निंग प्रोसेस है। और सर आपने और मैंने ये बहुत बार देखा है कि टेक्निकल की तैयारी करते करते कमरे में बंद होके बच्चा अपने शेल में चला गया, तो ना वो बोल नहीं रहा ज्यादा, मतलब वो अपना कमरे में बैठ के चुपचाप पढ़ रहा है। अब आप उसे वो बात भी पूछते हो जो उसे पता है, तो वो पेट से दिमाग से गले तक आने में, जुबान तक आने में वो उसको बड़ा रेजिस्टेंस होती है। काफी बच्चों में इस चीज की रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए ही हम बार बार आपको ये बात कह रहे हैं कि इन सब चीजों के लिए ना प्रिपरेशन लगती है। ये ऐसे हवाबाजी में मत उड़ाओ इन चीजों को। लिटरली अगर आपका एक मौका मिला है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, पैकेज इज गुड, ड्रीम जॉब है, तो यार उसके लिए करो, मेहनत कर लो। और हम लोग वही ग्रुप वगैरह आपका बना देंगे, तो उसमें भी आप लोग अपना कन्वे कर सकते हो, राइट सर। अच्छा, इसमें हम लोगों ने ये भी लिखा है कि भाई ग्रुप टास्क में लड़ने झगड़ने मत लग जाना वहां पर कि नहीं तुम गलत हो, हम सही हैं, और ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। ये भी आपके पर्सनैलिटी के एक ट्रेट को दिखाता है, इस बात को समझो, ठीक है। तो लड़ना झगड़ना नहीं है, आराम से सबको साथ लेकर चलना है। कहीं पर मतभेद भी है तो उसको बड़ा ग्रेटिट्यूड के साथ ग्रेजुअली कन्वे करो, लॉजिक के साथ काटो, तार्किक शक्ति के साथ काटो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं ही सही हूं, ईगो में आके।
अगर आपको किसी की बात को काटना ही है तो बेटा उसके तरीके होते हैं। अगर लॉजिकली आपको पता है कि मेरी बात ठीक है तो आप अपने पॉइंट को लॉजिकली कन्वे करो ताकि सामने वाला अपने आप सबसाइड हो जाए कि हाँ यार आप ठीक कह रहे हो। राइट, लेट अस गो विद जंगल में 10 चीजें कौन सी लेकर जाती है। और सर मैं एक बात यहाँ कहूँ हाँ। कि जैसे लोगों को ये बोला जाता है ना कि एक परिवार में, रिश्तों में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो आपको ना एक मन से टीम की भावना लेके चलनी है कि हो सकता है आप उसके पॉइंट को बिल्कुल एग्जैक्ट एग्री नहीं कर रहे, बट आपको ये पता है कि चलना तो परिवार में साथ ही है, तो इस ये हो रहा है, चलो ठीक है इसके साथ ये भी कर लेते हैं। तो आपको वो एडजस्टमेंट की भावना वहां पे रखनी है। और सर कई बार ऐसा होता है, मैंने कभी कभी कुछ स्टूडेंट से सुना है कि उनके ना जीडी या जीटी में फिश मार्केट बन गया, तो उसमें ना कई बार सभी बाहर हो जाते हैं, सभी बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल सही सही तो पॉइंट मतलब सब साथ में भी डूब सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अगर अच्छी भावना रखोगे तो वो पूरी टीम को आगे ले जाएगा और आपको भी ले जाएगा। अच्छा, एक लास्ट चीज जीडी और जीटी के लिए मैं बोलूंगा, यार चुप मत रहना। मतलब ऐसा मत हो जाना कि वहां पर बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो कंफर्म है आप बाहर हो ही जाओगे। एटलीस्ट 1-2 पॉइंट्स तो पुट फॉरवर्ड करना, मतलब जबान खुलनी चाहिए। ये मैंडेटरी है, ठीक है। आइए सर, मेरे ख्याल से जीडी जीटी हमने बहुत एक्सटेंसिव मैनर में डिस्कस कर लिया इनके साथ। पीआई पे आते हैं। पर्सनल इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। तो सर जो इंटरव्यू और सर अगर पीआई पहले हो गया तो हो सकता है कि लंच बीच में हो जाए, है ना। तो भैया इतना अच्छा लंच मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ तक चढ़ा लिए, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखना कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में हो गया फिर डेली मिलेगा, उसका ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्योंकि लंच ब्रेक होगा बीच में, जनरली होगा ही। अगर जीडी जीटी हुआ है तो लंच ब्रेक के बाद पीआई, या पीआई पहले हो गया तो लंच ब्रेक के बाद जीडी पीआई, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस। तो सर पीआई पे आते हैं। राइट। तो देखिए पर्सनल इंटरव्यू जो है इंडियन ऑयल का, वो कोई बहुत लंबा बीआरसी जैसा चलने वाला है नहीं है। 15-20 मिनट्स ऑन जनरल 15 से 20 मिनट में वो इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अब उसमें आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज्यादा डीप में ड्रिल नहीं करते। कई बार सर थोड़ी जनरल चीजें भी पूछते हैं वो इंटरव्यू में, जैसे अगर आप किसी जगह पोस्टेड हो, जैसे आईओसीएल के किसी पेट्रोल पंप में आपको पोस्ट मतलब डिपो में पोस्ट कर दिया गया और ऐसी लोकेशन आपको दे दी गई, तो क्या आप जाने के लिए तैयार हो। या आपको कोई सिचुएशन ही कई बार इंटरव्यू में दे देते हैं कि मान लो आप ऐसी जगह पे पोस्टेड हो जहां आपको थोड़ा लेट तक काम करना पड़ रहा है और रात में लोग आ गए, बदमाश आ गए और उनके पास बंदूकें हैं और आपसे बोला भाई हमारा ये जो पूरा टैंकर है इसको भर दो, इसको भर दे। तो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में। तो एक सिचुएशन होती है, कई बार इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ये। तो ये जो इंटरव्यू है बहुत ज्यादा टेक्निकल रिगरस नहीं होता, सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, कंपनी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। जैसे आपको कंपनी के एक बेसिक नॉलेज जो है वो पहले से ही हमने बताया, पीपीटी देखोगे, कंपनी के बारे में वेबसाइट से पढ़ के जाओगे। एक सर बहुत कॉमन हाँ, अच्छा जो पूछ लेते हैं वो ये पूछते हैं कि इंडियन ऑयल आप जानते हो, आप कहोगे हाँ जी जानते हैं। तो इंडियन ऑयल क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इंडियन ऑयल के? अब ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं सर, वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट्स भी होते हैं लुब्रिकेंट्स इंडियन ऑयल के बहुत सारे वेंचर्स हैं। एलपीजी है, नेचुरल गैस में है, टाई-अप्स हैं बहुत सारे। अब तो सर आईओसीएल के पेट्रोल पंप पे ईवी चार्जिंग पॉइंट्स आ गए हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल में ही डील करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक और कॉमन क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा मैं अब स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझाऊंगा। देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सबसे पहला सवाल, इंटरव्यू रूम के अंदर आप घुसे, सर पैनल मेंबर कितने होते हैं? लगभग इसके अंदर आपको 3 से 5 के बीच में पैनल मेंबर रहेंगे, जिसमें एक फीमेल मेंबर जरूर रहेंगे। जनरली वो एचआर सेगमेंट के जो फीमेल जो पैनल मेंबर हैं वो जनरली रहते हैं। दूसरी बात सर, इंटरव्यू का ड्यूरेशन क्या है वो हम बता ही चुके हैं, 15 to 20 मिनट्स के लगभग रहता है। सर क्या इंटरव्यू में प्योरली टेक्निकल पूछा जाएगा? जवाब है नहीं। इस इंटरव्यू में एचआर के अच्छे खासे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और टेक्निकल भी पूछा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी भी पीएसयू के इंटरव्यू में आप जाएं,
आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर पहले से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि किसी भी पीएसयू का सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ब्रीफली। तो शीशे के सामने खड़े होके भाई और कुछ नहीं पता, लेकिन कम से कम इतना तो पता है ना कि इंट्रोडक्शन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो कम से कम उसको तो शीशे के सामने आप प्रिपेयर कर सकते हो ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, फिर उसके बाद आपसे एचआर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एचआर क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक और कॉमन क्वेश्चन ये हो सकता है, आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वहां पर कोई रिफाइनरी है तो उससे सवाल पूछ लिया जाएगा। कितने पेट्रोल पंप्स हैं आपके आसपास, वो उस तरह के सवाल पूछ लिए जाएंगे। सवाल इस तरह के पूछ सकते हैं कि एक्सपेंशन में आप आईओसीएल को कैसे मदद कर सकते हैं। फिर इसमें आपकी मदद करेगी वो पीपीटी जो स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, ठीक है। तो इस तरह के एचआर क्वेश्चंस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या हैं, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप आईओसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत, आपके स्टडीज में अगर गैप है, काफी बच्चों के गैप होता है सर, तो गैप से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है सर। अच्छा, इस वाले पॉइंट को थोड़ा इलेबोरेट कर देते हैं सर। आपको क्या लगता है कि अगर किसी बच्चे का गैप ईयर्स है, बीच में प्रिपरेशन उसने करी है, तो उसको बेस्ट आंसर क्या हो सकता है कि वो आईओसीएल या किसी भी पीएसयू के इंटरव्यू में, क्योंकि ये सवाल पूछना ही पूछना है जिसके गैप है, तो उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर वो बच्चा क्या दे सकता है। राइट। सो सर, सबसे पहले तो इसका आंसर ना आपका बिल्कुल इंडिविजुअल होना चाहिए, ऐसे कोई रटा रटाया आंसर नहीं होना चाहिए। अब कोविड पीरियड से अभी तक हमने सर देखा है कि बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी सिचुएशंस रही हैं जिनकी वजह से गैप आया। मतलब ये प्रॉब्लम पहले भी हुआ करती थी, बट कोविड के बाद से प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है। तो आपको ये देखना है कि जैसे किसी के ऐसा हो सकता है सर कि परिवार में किसी की डेथ हो गई या कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऐसा हो गया ड्यूरिंग कोविड या उसकी वजह से कि आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए अपनी प्रिपरेशन को साइडलाइन करना पड़ा। या ऐसा हो सकता है कि आपकी, जैसे सर कई लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है बहुत अच्छी नहीं है, कोविड की वजह से पिताजी के बिजनेस पे बहुत तगड़ा इंपैक्ट आ गया, तो आपको अपनी एक जिम्मेदारी को समझते हुए उनको सपोर्ट थोड़ी समय के लिए करना पड़ गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आपके खुद के साथ हो गई। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत अलग अलग चीजें हो सकती हैं, बट आपने अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी को साबित किया है गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके। तो झुके हुए कंधों के साथ मत जाओ कि नहीं मेरा तो इतना गैप हो गया जी और फ्रेशर भी आ रहे हैं। भाई देखो, कंपनी को अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट लगते हो और प्रॉब्लम्स किसी की लाइफ में कभी भी आ सकती हैं। सर मैं यहाँ पर इनको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, ये उन बच्चों के लिए पॉइंट है जिन्होंने लिटरली कोई ट्रबल फेस नहीं किया और देवर प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 3 इयर्स। वो जेन्युइनली जानते हैं कि हम कमरे में बैठ के पढ़ रहे थे सर और हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। तो उसका क्या जस्टिफिकेशन दिया जाए? मेरे हिसाब से द बेस्ट पॉसिबल आंसर विल बी कि आप उनको ये कन्वे करें दैट इन द लास्ट 3 years I was sharpening my skills, I was sharpening my technical knowledge, that as soon as I get the opportunity of such kind of a Maharatna, which I'm proud that I'm sitting in this interview hall in front of you, and I was waiting for this opportunity, and for the last 3 years I have gained so much of technical knowledge, so much of skills, and my personality and my communication is so and so groomed that though it has come a bit late, but I can add the value to the organization. I think this will be the best possible answer in this scenario. इसके अलावा बीटेक के प्रोजेक्ट, क्योंकि पीएसयू में बीटेक के प्रोजेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते और हैं। खास करके अगर आपका प्रोजेक्ट किसी एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड होगा तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे पूछा जाए। और प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपने कॉलेज में वो फर्जी तरीके से भी किया है तो जब आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हो पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ। और सर इतनी चीजें अवेलेबल है ना, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में पूछा नहीं जाएगा। तो आपको एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि पता है भाई बच्चे ने क्या काम किया है। सर अगला सवाल, अब हम थोड़ा टेक्निकल पोर्शन पे आते हैं। तो बच्चे ये पूछेंगे क्या सर इस पीएसयू में हमसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाएगा क्या? क्योंकि जनरली पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर्स, यहाँ पर आपसे कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर आपसे डायरेक्ट सब्जेक्ट की क्वेश्चनिंग होगी। तो सर क्या हमें सारी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे अपने डोमेन के? जवाब है हाँ।
बिल्कुल आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा इंटरव्यू, ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे विस्कोसिटी पूछ लिया, जैसे व्हाट इज फ्लूइड पूछ लिया, पंप क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे काम करता है, इस तरह की चीजें आपसे बस ऊपर ऊपर डेफिनेशन। तो आपको उसका प्रिपरेशन सारे सब्जेक्टों का करना पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो कि वो कहां से सवाल पूछ लें। और सर जो टॉपिक ना इनके खास करके टेक्निकल टॉपिक, अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स की हम बात करें, क्योंकि वो लोग पढ़ते भी हैं, आईसी इंजन्स पढ़ते हैं, आईसी इंजन से मैंने देखा है काफी क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें इनफैक्ट आपके जो फ्यूल्स हैं उसके बारे में कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है, जैसे आप पेट्रोल पंप पे देखोगे XP95 लिखा है, एक्स्ट्रा प्रीमियम क्या होता है, छोटी छोटी बातें, XP100 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये चीजें भी वो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर करके गए हो कि ऑक्टेन नंबर क्या है, सीटेन नंबर क्या है, तो इससे ये पता लगता है कि भाई आप अवेयर हो जनरल चीजों के बारे में, एंड यू आर एक्चुअली अ कैंडिडेट जो अपनी सराउंडिंग्स को लेके ना थोड़ा अवेयर है, विजिलेंट है और प्रिपरेशन के साथ गया है इंटरव्यू में। बिल्कुल। तो सर छोटा सा इंटरव्यू है, 15-20 मिनट्स का। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, आपको अच्छे से कन्वे करना है, एक्सप्रेस करना है अपने चीजों को, और हिंदी इंग्लिश जो भी इस्तेमाल करें परमिशन ले लें। बिल्कुल। देखो इसमें ना मेन गेम ये प्ले करता है, अगर इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप हिंदी में ही जवाब दीजिए। और अगर इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो कोशिश करो, देखो पीएसयूज में ना ये बात मायने रखती है कि आप इंग्लिश में बात करो, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप बिल्कुल ही छोटी मोटी बातें भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तब आप डायरेक्टली परमिशन ले लीजिए। तो कोई और रास्ता तो है नहीं ना, क्योंकि आप बिल्कुल ही कन्वे नहीं कर पा रहे हो। लेकिन हाँ अगर आप ठीक ठीक अंग्रेजी बोल पाते हो ना, तो यार इंग्लिश में ही बात करो, है ना, दैट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज। तो सर कितना एग्जॉस्टिव वीडियोस मिल रहे हैं इनको, मतलब इस बात का इल्म भी हो गया होगा खैर इन लोगों को। चौथा एपिसोड है ये, 1-1 घंटे के वीडियोस हम आज प्लान कर रहे थे कि 30 मिनट्स में निपटा देंगे। मुझे तो टाइम का ज्यादा लग रहा है मुझे भी टाइम। चलिए छोड़िए सर, अब जो हो गया इनके बेनिफिट के लिए जो बन जाए। लेकिन हमने अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश करी है कि जो हमने, आप देखो क्या करोगे, एक कोई वीडियो देखते हैं, फिर कोई एक देखते हैं, उसमें कोई बात बताता है, टाइम इनको लगता है कि बच्चे यही होता है। तो एक ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है ना, दैट वी हैव ट्राइड टू पुट। देखो लाइफ में हमेशा याद रखना, एक होती है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग एक विचलित मन की पहचान है कि जो बस सामने सामने दिख रहा है बस वही है। लेकिन अगर आप इसको सेकंड ऑर्डर थॉट प्रोसेस पे ले जाओ, तो एक सिंगल वीडियो इतनी एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन के साथ, इतने लाइफ के अनुभव के साथ, और इतने हजारों छात्रों जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनके अनुभव के साथ एक सिंगल वीडियो आपको मिल जा रहा है। इट इज वर्थ द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग, राइट। और ये बात दिल के किसी कोने में आप जानते हो, और जब जानते हो तो यार हमें भी थोड़ी ऊर्जा दो। हम लोग भी देखो सर, बार्क एनपीसीआईएल से इनके पीछे लगे हुए हैं। बार्क एनपीसीआईएल, इसरो का अभी डेट नहीं आया है, इंटरव्यू का जो डेट है मैकेनिकल का वो अभी नहीं आया है, लेकिन हम लोगों ने उसका भी वीडियो बनाया पूरा प्रॉपर आपके साथ। फिर एचपीसीएल का वीडियो कितना देखा गया सर वो वीडियो, और अब ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का रिटर्न की तो इसमें बात ही नहीं है, इंटरव्यू का वीडियो आपके सामने है। शो अस सम लव इन द कमेंट सेक्शन, कुछ और नहीं तो लाइक का बटन दबा दो भाई, हमें भी ऊर्जा मिलती है सर इन सब चीजों से, क्योंकि हम लोग भी देखो क्लासेस के साथ साथ ये काम कर रहे हैं, तो बहुत ऊर्जा लगती है इन सब चीजों में। बट आपके बेनिफिट के लिए, आपको सर्वोपरि रख के, आपके भविष्य की महत्वता जानते हुए आपके टीचर्स आपके पीछे खड़े हैं, इस बात की कुछ वैल्यू है, और इस बात के लिए शायद आपको कृतज्ञ होना चाहिए। सो ऑन दैट नोट, show us some love in the comment section, subscribe to the Made Easy channel, because ऐसे ही informative content आप देख रहे होंगे कि आता ही चले जा रहा है आपके पास। And on that note, this is Varun Pathak sir. We will sign off with Amrinder sir today. Jai Hind. Namaskar.